नागरिकता। जब जब सभ्यताओं को यह अंदेशा होता है कि हुक्मरान नागरिकताओं से वंचित करने जा रहे हैं तो फिर दायरे तय करने की कोशिश होती है। अमेरिका में कुछ ऐसा ही हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा ही किया और जनता ने रुख किया न्यायपालिका का, और अदालत ने ट्रंप सरकार को आदेश दिया जिसका मतलब हुआ हद में रहो। जिनकी नागरिकताओं पर संकट आया था वो बच गए, क्योंकि ट्रंप एक ऐसा कानून लेकर आए थे कि माँ बाप के अमरीकी न होने पर संतान भी अमरीकी न रहती। आज इस कानून और इस पर आए अदालती फैसले पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को एक फैसला सुनाया, फैसला जिससे ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसके जरिए वे 150 साल पुराने बर्थ राइट सिटीजनशिप की व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे। 6-3 के बहुमत से दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग सभी बच्चे अमेरिकी नागरिक रहेंगे। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा, नागरिकता का मतलब अधिकार मिलने का अधिकार है, यानी हमारे लोकतांत्रिक समाज में पूरी तरह हिस्सा लेने का अधिकार। 14वें संशोधन को लिखने वालों ने यह वादा इस देश में जन्म लेने वाले हर आज़ाद व्यक्ति से किया था। आज हम उसी वादे को निभा रहे हैं। फैसले के कुछ ही देर बाद खिसियाए ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे देश के लिए बेहद खराब है, लेकिन कांग्रेस में कानून पास करके इसे सुधारा जा सकता है। इसके लिए संविधान में किसी संशोधन की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को इस पर आज से ही काम शुरू कर देना चाहिए। मैं उन्हें अपना पूरा समर्थन देता हूं। अब ये तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट में मिली हार ने ट्रंप के ईगो को चैलेंज कर दिया है, लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों है कि ट्रंप ने इसे ईगो पर ले रखा है? इसके लिए जानना होगा कि अमेरिका में बर्थ राइट सिटीजनशिप कानून क्या है। जैसा कि नाम में ही है, बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी नागरिकता पर जन्मसिद्ध अधिकार। अमेरिका के संविधान के 14वें अमेंडमेंट में बर्थ राइट सिटीजनशिप का जिक्र मिलता है। इसमें लिखा है, अमेरिका में जन्म लेने वाला या कानून के तहत अमेरिकी नागरिकता हासिल करने वाला हर व्यक्ति जो अमेरिका के अधिकार क्षेत्र के अधीन है वो अमेरिका का नागरिक होगा। साथ ही वो जिस राज्य में रहता है उस राज्य का भी नागरिक माना जाएगा। आसान भाषा में कहें तो अगर कोई बच्चा अमेरिकी जमीन पर पैदा हुआ तो वो अमेरिकी नागरिक होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके माँ बाप सिर्फ घूमने के लिए अमेरिका आए थे, उन्होंने वहाँ पनाह ले रखी है, वो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, या फिर वो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका आए हैं। लैटिन भाषा में इसके लिए एक टर्म भी है, जस सोली यानी मिट्टी का अधिकार। बर्थ राइट सिटीजनशिप में केवल एक आध ही एक्सेप्शन केसेस हैं, जैसे कि अगर बच्चा किसी फॉरेन डिप्लोमेट का है और उसे अपनी देश की इम्यूनिटी हासिल है। उदाहरण के तौर पर अगर अमेरिका में भारतीय एम्बेसी में काम कर रहे किसी डिप्लोमेट को बच्चा होता है तो वो भारत का ही नागरिक होगा, अमेरिका का नहीं। अब सवाल आता है कि अमेरिका में ऐसे कानून की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी नींव पड़ी अमेरिका में सिविल वॉर के दौरान। 1857 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसे ड्रेड स्कॉट फैसला कहा जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अश्वेत लोग, फिर चाहे वे आज़ाद हों या गुलाम, कभी भी अमेरिका के नागरिक नहीं हो सकते। इसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के सबसे बदनाम फैसलों में गिना जाता है। माना जाता है कि इसी फैसले ने अमेरिका को गृहयुद्ध की तरफ धकेलने में बड़ी भूमिका निभाई थी। आखिरकार 1861 में गृहयुद्ध शुरू हो गया। दक्षिणी अमेरिका के 11 राज्यों ने यूनियन से अलग होकर कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना लिया। वजह थी गुलामी। वे नहीं चाहते थे कि नए इलाकों में गुलामी पर रोक लगे, यानी लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी बल्कि इस बात की थी कि क्या गुलामी जारी रहेगी और फैलेगी या फिर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। करीब 4 साल तक चले इस गृहयुद्ध में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नेतृत्व वाले यूनियन ने कॉन्फेडरेट राज्यों को हरा दिया। अप्रैल 1865 में युद्ध खत्म हुआ। उसी साल दिसंबर 1865 में 13वें संशोधन के साथ पूरे अमेरिका में गुलामी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। लेकिन युद्ध जीतने के बाद भी एक बड़ी समस्या बाकी थी। ड्रेड स्कॉट का फैसला अब भी कानून का हिस्सा था, यानी जिन करीब 40 लाख गुलामों को आज़ादी मिली थी उनके पास अब भी अमेरिकी नागरिक होने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था। यही वजह थी कि युद्ध के बाद अमेरिकी कांग्रेस ने इस फैसले को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। 1868 में गुलामी खत्म होने के 3 साल बाद अमेरिका के राज्यों ने 14वें संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी। इस संशोधन में नागरिकता से जुड़ा प्रावधान जानबूझकर बहुत व्यापक रखा गया।
इसमें कहीं नहीं लिखा गया कि सिर्फ नागरिकों के बच्चे या सिर्फ योग्य लोगों के बच्चे नागरिक होंगे। सीधी सी बात लिखी गई, अगर आपका जन्म अमेरिका में हुआ है तो आप अमेरिका के नागरिक हैं। इसका मकसद सिर्फ गुलामों को नागरिकता देना नहीं था, बल्कि एक ऐसा नियम बनाना था जो नस्ल, रंग या मूल से ऊपर हो, यानी अमेरिकी जमीन पर जन्म ही नागरिकता की सबसे बड़ी शर्त हो जाए। फैसला आने के करीब 30 बरस बाद इस सिद्धांत की पहली बड़ी परीक्षा हुई। वोंग के मार्क नाम के एक व्यक्ति का जन्म सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उसके माता पिता चीनी प्रवासी थे। एक बार वो अपने परिवार से मिलने चीन गए, लेकिन जब वे अमेरिका लौटे तो उन्हें अपने ही देश में दोबारा दाखिल होने से रोक दिया गया। अमेरिकी सरकार का कहना था कि वे शुरू से ही अमेरिकी नागरिक नहीं थे। वोंग के मार्क ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। 1898 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। इसी फैसले ने वो सिद्धांत तय किया जो अगले 120 बरस तक अमेरिकी कानून की बुनियाद बना रहा। अदालत ने कहा, अगर किसी व्यक्ति का जन्म अमेरिका की जमीन पर हुआ है तो वह अमेरिकी नागरिक होगा। यह फैसला समय की हर बड़ी परीक्षा पर कायम रहा। 2 विश्व युद्ध भी हुए, लेकिन यह नियम नहीं बदला। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब हजारों जापानी मूल के अमेरिकी नागरिकों को कैंप्स में नजरबंद किया गया, तब भी वहां जन्म लेने वाले बच्चों को अमेरिकी नागरिक माना गया। अमेरिका में जब जब प्रवासियों को लेकर विवाद और डर का माहौल बना, तब भी जन्म के आधार पर नागरिकता का यह सिद्धांत कायम रहा। फिर आई 20 जनवरी 2025 की तारीख। व्हाइट हाउस में वापसी के पहले ही दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14160 पर दस्तखत कर दिए। आदेश में कहा गया कि अगर किसी बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ है, लेकिन उसकी मां या तो बिना वैध दस्तावेज के अमेरिका में रह रही है या सिर्फ अस्थायी वीजा पर है और उसके पिता न तो अमेरिकी नागरिक हैं और न ही ग्रीन कार्ड धारक हैं, तो ऐसे बच्चे को अमेरिकी नागरिकता से जुड़े दस्तावेज जारी नहीं किए जाएंगे, यानी वो बच्चा अमेरिकी नागरिक नहीं होगा। फैसला आते से ही विरोध शुरू हो गया। कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। कुछ ही घंटों के भीतर अमेरिका की अलग अलग अदालतों में कई मुकदमे दायर कर दिए गए। जिन जिन जजों ने इस आदेश की समीक्षा की, लगभग सभी ने इसे असंवैधानिक बताया। नतीजा ये हुआ कि आदेश एक भी दिन लागू नहीं हो सका। लेकिन इसके बावजूद हर साल अमेरिका में गैर नागरिक माता पिता के यहाँ जन्म लेने वाले करीब 2.5 लाख बच्चों और उनके परिवारों के मन में एक बड़ा सवाल पैदा हो गया, क्या उनके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अब भी अमेरिकी नागरिकता की गारंटी है या नहीं। इसी सवाल के जवाब के लिए कई नागरिक अधिकार संगठनों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कई मुकदमे दाखिल किए गए और आखिरकार मामला अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस केस का नाम था ट्रंप वर्सेस बारबरा। इस पर अप्रैल 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनी। फिर 30 जून 2026 को अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 6-3 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के आदेश को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने फैसले में कहा कि अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चे, उनके माता पिता का इमिग्रेशन स्टेटस चाहे जो भी हो, 14वें संशोधन के नागरिकता प्रावधान के तहत जन्म से ही अमेरिकी नागरिक है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ट्रंप के लिए बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन ये उनकी पहली हार नहीं है। फरवरी 2026 में इसी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप के दुनिया पर मनमर्जी टैरिफ लगाने वाले फैसले को भी रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा था कि राष्ट्रपति के पास इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार ही नहीं है। फिर आइए, इस फैसले से ठीक एक दिन पहले यानी 29 जून को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की एक और कोशिश रोक दी। ट्रंप फेडरल रिजर्व बोर्ड की गवर्नर लिसा कुक को हटाना चाहते थे, लेकिन अदालत ने कहा कि देश के सेंट्रल बैंक की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए और ट्रंप ऐसा नहीं कर सकते। यानी सिर्फ एक हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को 3 बड़े झटके दे दिए: टैरिफ, फेडरल रिजर्व वाला फैसला और जन्म के आधार पर नागरिकता। ट्रंप के लिए इससे खराब समय शायद नहीं हो सकता था। यह फैसला मिड टर्म चुनावों से करीब 4 महीने पहले आया है। यही वो चुनाव है जहां ट्रंप को उम्मीद थी कि इमिग्रेशन उनका सबसे मजबूत चुनावी मुद्दा बनेगा। तो ये ट्रंप के लिए कितनी बड़ी हार है? क्या वाकई अमेरिका में बर्थ राइट सिटीजनशिप इतना बड़ा मुद्दा है? अगर हाँ, तो क्यों? जानकारों से समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये मेरी नज़र में दूसरी बहुत बड़ी हार है। जो पहली हार थी जो फरवरी में हुई वो आप टैरिफ को लेकर, तो तकरीबन पूरा 2025 डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही उनके पास मैजिक वॉन्ड था, टैरिफ जो भी प्रॉब्लम था उसके लिए वो टैरिफ का इस्तेमाल कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल, मतलब आप कह सकते हैं कि उनके कारपेट खींच लिया उनके नीचे से। पूरी की पॉलिसी उल्टी नीची, उसका असर भारत पे भी पड़ रहा है। अभी तक जो ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ, इट्स पार्टली बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन। और जो दूसरा डिसीजन था ये बर्थ राइट का, तो ट्रंप जब आए थे उन्होंने 2 कंडीशन लगाई थी। एक कंडीशन कि अगर माँ इलीगल है
और बाप ना सिटीजन है ना ग्रीन कार्ड होल्डर है, यानी परमानेंट रेसिडेंट भी नहीं है, सिटीजन भी नहीं है, तो वो बच्चा विल नॉट गेट बर्थ राइट सिटीजन। और दूसरी कंडीशन लगाए, अगर माँ लीगल भी है लेकिन टेम्पररी है, यानी आप स्टूडेंट वीज़ा पर हैं या विजिट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा पर आए हुए हैं, तो अगर आप लीगल भी हैं और जो लड़की बच्चा हो बच्ची हो जो भी हो, उसका फादर इज अगेन द सेम कि नाइदर ग्रीन कार्ड होल्डर नॉर सिटीजन, तो उसको भी बर्थ राइट सिटीजनशिप डिनाई कर दी जाएगी। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, जैसा इंडिया में घुसपैठिया वगैरह लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यहाँ पे एंकर बेबी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब जैसा कि अब वर्ल्ड कप हो रही है, अब आप सोचिए वर्ल्ड कप में एक कपल आता है से इंडिया से आ जाता है वर्ल्ड कप देखने के लिए, और वर्ल्ड कप देखते देखते वो एक बेबी पैदा कर लेते हैं या रुक जाते हैं और ओवर स्टे हो जाता है वीज़ा, क्लियरली दोनों इलीगल हो गए हैं, ठीक है। 9 महीने के बाद बच्चा हो जाता है, वो बच्चा इज सिटीजन बाय बर्थ राइट। तो इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसको बहुत एक्सप्लॉइट किया गया। मैं खुद कई लोगों को जानता हूं जो अपनी दे केम टू अमेरिका बिफोर द प्रेगनेंसी शोड कस्टम्स में, फिर बीवी को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो अपने रिश्तेदार वगैरह ठहरती, फिर बच्चा होता है, फिर 18 साल के बाद वो बच्चा पेरेंट्स को स्पॉन्सर करता है और वो अमेरिका आता है। इतना लंबा प्रोजेक्ट होता है। तो ये दो चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट, और दिस इज पार्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स एफर्ट टू एंड लीगल इमिग्रेशन अमेरिका में। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि लिटरली मिलियंस ऑफ लोग आ चुके हैं इस तरह से, अगर एक भी पेरेंट इज नॉट अ सिटीजन। ये मेगा बेस तो इस डिसीजन से अपसेट हैं, बट आई डोंट थिंक दे अंडरस्टैंड व्हाट इट रियली मीन्स। बस उनको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि देयर आर सम अमेरिकन्स जो खुद इमिग्रेशंस, यहाँ पे एक थियरी है कि रिप्लेसमेंट थियरी बोल के कह रहे हैं कि वाइट्स को रिप्लेस किया जा रहा है धीरे धीरे, और कई स्टेट्स है। देखिए अमेरिका का जो सबसे बड़ा स्टेट है वो कैलिफोर्निया है, और कैलिफोर्निया हैज़ बिकम ए नॉन वाइट मेजॉरिटी स्टेट। इट इज़ लाइक सेइंग कि यूपी में मुसलमान मेजॉरिटी में आ गए। सोचिए आप, यूपी इज़ इंडिया बिगेस्ट स्टेट, राइट? तो वैसा चीज़ हो चुकी है ऑलरेडी अमेरिका में। तो देयर इज़ दिस कॉन्स्टेंट फियर एंड एंग्जाइटी कि हम माइनॉरिटी में आ जाएंगे तो फिर हमारे मुल्क का क्या होगा। और द सैड पार्ट इज कि वो कहते हैं कि अगर वाइट क्रिश्चियंस मेजॉरिटी में ना हो तो अमेरिका में नॉट रिमेन ए लिबरल डेमोक्रेसी, क्योंकि जो हम लोग बाहर से आ रहे हैं दूसरे मुल्कों से, हमको नहीं मालूम कि डेमोक्रेसी क्या है, दैट इज द अजम्पशन। बट इन ऑर्डर टू कीप द वाइट्स इन मेजॉरिटी वो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबसे बड़ा असर अगर अमेरिका के बाहर कहीं महसूस किया गया तो वो भारत था। वजह भी साफ है, पिछले कुछ सालों में अमेरिका से जारी हुए H-1B वीज़ा में करीब 72 से 75% भारतीय नागरिकों को मिले हैं। यानी अमेरिका में आने वाले विदेशी पेशेवरों की सबसे बड़ी आबादी भारतीयों की है। लेकिन एक और बड़ी समस्या है, भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड का इंतजार कई बार कुछ साल नहीं बल्कि दशकों तक चला जाता है। इसलिए बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर अपनी पूरी नौकरी के दौरान अस्थायी वीज़ा पर ही अमेरिका में रहते हैं। अब तक उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा यही थी कि अगर उनके बच्चे का जन्म अमेरिका में होता है तो उसे जन्म के साथ ही अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। आज अमेरिका में भारतीय मूल के करीब 52 से 54 लाख लोग रहते हैं। यह अमेरिका की कुल आबादी का लगभग 1.5% है। प्यू रिसर्च की माने तो अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासियों में करीब 60% लोग 10 साल से ज्यादा समय से वहीं रह रहे हैं। वहीं 51% भारतीय प्रवासी अब अमेरिकी नागरिक बन चुके हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि लगभग आधे भारतीय प्रवासी अभी भी अमेरिकी नागरिक नहीं हैं और वीज़ा या ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया में फंसे हुए हैं। इसी वजह से अमेरिका और भारत दोनों देशों के विश्लेषकों का मानना था कि अगर ट्रंप का यह आदेश लागू हो जाता तो उसका सबसे बड़ा असर भारतीय H-1B परिवारों पर पड़ता। तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारतीयों के लिए कितनी बड़ी राहत है, एक्सपर्ट से समझते हैं। H-1B से कुछ असर नहीं होगा। जो लोग H-1B पर आए हैं, अगर ये बर्थ राइट सिटीजनशिप जजेस रिवर्स कर देते तो अब सवाल उठता कि अगर दोनों H-1B पर वीज़ा पे होते तो शायद बच्चा सिटीजन नहीं बनता। हालांकि दोनों लीगल हैं, बट नाइदर ऑफ द पेरेंट इज परमानेंट रेसिडेंट और सिटीजन, तो बनेगा नहीं। बट देयर इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी कि अब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, देयर चिल्ड्रन विल बी अमेरिकन सिटीजन्स। तो
I will not be surprised if we see more marriages among Indian grad students or जो international students हैं. तो but the thing is कि it is part जो ब्रॉड एंटी इमिग्रेशन जो एक तरह से आप कहिए कि तहरीक शुरू हो गई है यहाँ पर, उसमें आप कह सकते हैं कि प्रो इमिग्रेशन के लिए एक विक्ट्री है ये. देखिए, ट्रम्प वाज ट्राइंग टू डू, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिटेल्स में नहीं जा रहा था, बट वो क्या कर रहे थे, वो अपने हाथ में ले रहे थे द अथॉरिटी टू डिसाइड एंड डिफाइन हु इज एन अमेरिकन. मैं डिसाइड करूंगा प्रेसिडेंट, आप कौन होते. कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर पावरफुल. देखिए, यहाँ पे nobody is loyal to the president of the United States. We are loyal to the Constitution. अगर आपका प्रेसिडेंट आपको कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज कहता है तो you reject it. You don't do it because he is the boss. So he was trying to take like जैसा कि किंग की तरह बनना चाह रहे थे वो. तो इसलिए this decision tells the president that no, the Constitution is more important and more powerful than the president. The Constitution define करेगा कि who is an American, not the president of the United States. बड़ी खबर यहीं तक. अब सुर्खियों की बारी. जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 1 जुलाई को 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचने वाली है. जापानीज पीएम यहां 16वें भारत जापान एनुअल समिट में हिस्सा लेंगे. साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे. भारत जापान एनुअल समिट हर साल बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित किया जाता है. पिछले साल इसमें हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी टोक्यो गए थे. तब जापान ने भारत में अपने इन्वेस्टमेंट को दोगुना कर $61 अरब तक करने की घोषणा की थी. इस बार की समिट में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी, एआई, डिफेंस और सप्लाई चेन जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है. इसके अलावा भारत और जापान लोकल करेंसी में आपसी ट्रेड करने पर बातचीत भी कर सकते हैं. निकी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश बायलैटरल ट्रेड में यूएस डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं. ऐसे में दोनों देश ऐसी व्यवस्था बनाने पर काम कर रहे हैं जिसमें पेमेंट सीधे भारतीय रुपए और जापानी येन में हो सके. पीएम मोदी और सनाए ताकाइची की नई दिल्ली में होने वाली बैठक के बाद इस प्रस्ताव पर ऐलान किया जा सकता है. अगली खबर, 2 दिन पहले किए गए पाकिस्तान के भीषण हमलों के बाद अब तालिबान ने भी पलटवार का दावा किया है. अफगान तालिबान के मुताबिक उसने 31 जून और 1 जुलाई की दरमियानी रात पाकिस्तान के बॉर्डर इलाकों में आईएसआईएस खोरसान के ठिकानों पर हमला किया. दावा किया कि इन हमलों में आईएसआईएस के कई लड़ाके मारे गए और उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है. दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इन हमलों से साफ इनकार किया है. कहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से केवल 4 मामूली ड्रोन्स आए थे जिन्हें मार गिराया गया है. साथ ही पाकिस्तान ने चेतावनी भी दी कि आगे फिर से कोई उकसावे वाली कार्रवाई हुई तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा. इससे पहले 28-29 जून की रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक्स की थी. अफगान तालिबान के मुताबिक इन हमलों में 36 आम नागरिक मारे गए थे. संयुक्त राष्ट्र ने भी 28 लोगों की मौत की पुष्टि की है. दोनों देशों के बीच महीनों से चले आ रहे संघर्ष का मुख्य कारण आतंकवाद है. पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान उसके यहाँ हमला करने वाले आतंकियों को पनाह देता है, जबकि तालिबान इन आरोपों से इनकार करता आया है. फिलहाल के लिए सुर्खियों में इतना ही. आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है. अपना और अपनों का ख्याल रखिए. देखते रहिए दी ललन टॉप. शुक्रिया. शुभ रात्रि.